मेरे YouTube चैनल पर मेरे चाहने वालों का बहुत बहुत स्वागत। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग, लेखांकन की सीमाएं क्या है। आप लोगों ने लेखांकन के लाभ पढ़े। लेखांकन के लाभ के बाद, क्योंकि लेखांकन के बहुत सारे लाभ थे, लाभ होने के बावजूद भी कुछ एक लिमिटेशंस हैं। जब अकाउंटिंग का काम कोई अकाउंटेंट करता है तो उस समय इन लिमिटेशंस का विशेष ध्यान रखा जाता है। और वह सीमाएं कौन सी हैं कि जिन सीमाओं में रहकर जो एक लेखांकन जो है, लेखा शास्त्री जो है लेखांकन का कार्य करता है। जिसमें पहली लिमिटेशन है इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन, इनकम्प्लीट एंड इनएग्जैक्ट इंफॉर्मेशन, अर्थात अधूरी सूचना। क्योंकि आप सभी जानते हैं लेखांकन का एक विशेषता थी कि ओनली दोज ट्रांजैक्शन विल बी रिकॉर्डेड व्हिच आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। लेखांकन के अंदर केवल हम उन्हीं व्यवहारों का लेखा जोखा करते हैं जिनका कोई मौद्रिक मूल्य हो। अमौद्रिक व्यवहारों का लेखा जोखा जो है लेखांकन के अंदर नहीं किया जाता। यद्यपि लेखांकन में अमौद्रिक व्यवहारों का भी बहुत अधिक महत्व होता है, नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन का भी बहुत अधिक महत्व होता है। जैसे कर्मचारी की कुशलता, एम्प्लॉय की एफिशिएंसी, मैनेजर की क्वालिटी या स्ट्राइक्स या अन्य कोई भी बातें, इनका जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं और वह व्यवसाय को इफेक्ट भी करती हैं। परंतु इन सभी बातों का कोई मौद्रिक मूल्य ना होने के कारण इन्हें लेखा पुस्तकों में नहीं रिकॉर्ड किया जाता। इसलिए ये कहा जाता है कि अकाउंटिंग आपको इनकम्प्लीट और इनएग्जैक्ट इंफॉर्मेशन देता है, क्योंकि only those transaction will be recorded which are expressed in terms of money. That means कि non monetary transaction will not record in the books of account. उसके बाद अब बोलते हैं कि दूसरी इसकी है वो है इन्फ्लुएंस ऑफ पर्सनल जजमेंट। व्यक्तिगत पक्षपात का प्रभाव जो है इसके अंदर बहुत अधिक पड़ता है। वो कैसे पड़ता है? आप सभी जानते हैं कि अकाउंटिंग जो है वो बेस्ड है कॉन्सेप्ट और कन्वेंशंस पर। कॉन्सेप्ट और कन्वेंशंस, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जब हम कभी लेखांकन का कार्य करते हैं तो कुछ मूलभूत अवधारणाओं और मान्यताओं को ध्यान में रखते हैं जो लेखांकन का कार्य करते समय ध्यान में रखी जाती हैं। अवधारणाएं क्या होती है? एक परंपरा होती है कि जो लंबे समय से चली आई होती है, और मान्यता भी होती है। इस प्रकार से लेखांकन के कुछ सिद्धांत भी होते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार ये बोलते हैं कि व्यक्तिगत निर्णयों का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है, क्योंकि हम व्यवसाय में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिनका अनुमान लगाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बैड डेट्स प्रोविजन बनाते हैं, तो क्योंकि बैड डेट्स प्रोविजन जो है वो फ्यूचर के लिए बनाया जाता है और ये किसी मान्यता के आधार पर बनाया जाता है। हम ये सोचकर चलते हैं कि हमारी इतनी राशि जो है बैड डेट्स की होगी, परंतु ये जरूरी नहीं है कि जितनी राशि हम सोचकर चले हैं वही जो है वो बैड डेट्स की होगी। तो इस प्रकार से कई प्रकार के, क्योंकि वैल्यूएशन करते समय व्यक्ति का नजरिया अलग अलग हो सकता है, वह पक्षपात कर सकता है। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल हम स्टॉक की वैल्यूएशन करते हैं, स्टॉक की वैल्यूएशन करने की कई विधियां हैं, परंतु हम किस विधि के अनुसार उसका वैल्यूएशन कर रहे हैं उसके अनुसार जो है उस पर डिपेंड करता है। इसका मतलब है कि व्यक्तिगत निर्णयों का प्रभाव भी जो है अकाउंटिंग के अंदर पड़ता है। तो ये भी जो है लेखांकन की एक लिमिटेशन थी, एक सीमा थी, जिसके कारण जो है ये कहा जाता है कि जो है पर्सनल जजमेंट जो है इन्फ्लुएंस करती है, प्रभावित करती है किसी भी निर्णय को लेने में। उसके बाद आता है रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ बिजनेस इज नॉट शोन। आप सभी जानते हैं जिसको बोलते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट। व्यवसाय में हम जिन व्यवहारों का लेखा जोखा करते हैं उन्हें हम उस मूल्य पर दिखाते हैं कि जिस मूल्य पर हमने उसको खरीदा है, जबकि वास्तविकता में जिस करंट सिचुएशन में उसका मूल्य और हो सकता है कि मान लो फॉर एग्जांपल आपके पास एक स्थायी संपत्ति है, उसको आपने लेखा पुस्तकों में 1 लाख रुपए पर दिखाया है, तो वह लेखा पुस्तकों में तो 1 लाख रुपए की दिख रही है, परंतु यदि आप उसको मार्केट में बेचने जाएं तो हो सकता है वो 1 लाख की बजाय 90,000 की बिके या 1 लाख की बजाय 1,10,000 में बिके। तो परंतु हम क्या करते हैं, हमें हिस्ट्री दिखाती है, हमें वो इसकी हिस्ट्री दिखाती है। हिस्ट्री ये दिखाती है कि जिस मूल्य पर हमने उसको खरीदा था ना, उसी मूल्य पर हमने उसको लेखा पुस्तकों में दिखाया है। तो ये भी एक इसके अंदर अकाउंटिंग के अंदर एक सीमा है, एक लिमिटेशंस है कि जिसके कारण ये कहा जाता है कि रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ बिजनेस इज नॉट शोन। मतलब कि हम जब मार्केट में उसको बेचने जाए ना, जो मूल्य हमें प्राप्त हो वो हम उसको नहीं दिखाते हैं, बल्कि उसकी जो कॉस्ट प्राइस है या जो जिस मूल्य पर हमने उसको खरीदा है उसी मूल्य पर हम उसे लेखा पुस्तकों में दिखाते हैं। उसके बाद बोलते हैं कंप्लीट कंट्रोल ऑन फ्रॉड इज इम्पॉसिबल। आप सभी जानते हैं कंप्लीट कंट्रोल ऑफ फ्रॉड इज इम्पॉसिबल। आप लोगों ने देखा, हमें अभी क्योंकि आप लोगों को इस चीज का प्लस 1 के विद्यार्थी को इस चीज का थोड़ा अभी कम पता लगेगा, परंतु आपको बता देता हूं कि कंप्लीट कंट्रोल ऑन फ्रॉड इज इम्पॉसिबल कैसे है।
हम जब लेखांकन का कार्य करते हैं, हम जर्नल में एंट्री करते हैं, उसके बाद हम लेजर में पोस्टिंग करते हैं, उसके बाद हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस का मिलना इस बात की ओर इंडिकेट करता था कि आपका क्वेश्चन सही है, अर्थात आपने सही काम किया है। परंतु ये क्लियर इंडिकेशन है कि आपने यदि जर्नल में जर्नल एंट्री गलत की, लेजर में आपने लेजर पोस्टिंग गलत करी, क्योंकि जर्नल में आपने जर्नल एंट्री पहले गलत कर दी, फिर लेजर में पोस्टिंग भी गलत होगी, और फिर भी क्योंकि आपने पोस्टिंग और लेजर जर्नल एंट्री गलत करी, आपकी ट्रायल बैलेंस तो फिर भी मिलेगी। परंतु ये इस बात की ओर इंडिकेट नहीं करेगा कि आपने जो सारा कार्य किया है उसमें किसी प्रकार की फ्रॉड नहीं की है। तो इसका मतलब क्या है कि लेखांकन आपको अर्थमेटिक एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट को बारे में तो बताता है, परंतु यदि कोई बंदा इंटेंशनली जो है फ्रॉड करता है तो उसको कंट्रोल करना जो है अकाउंटिंग के अंदर पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए कहा जाता है कि कंप्लीट कंट्रोल ऑन फ्रॉड इज इम्पॉसिबल। मैंने आपको बताया कि ट्रायल बैलेंस का मिलना इस बात की ओर इंडिकेट करता है कि आपका लेखांकन का कार्य सही है, परंतु आपने जो डाटा लिखा है उसमें वो सही लिखा है या गलत लिखा, ये तो उस अकाउंटिंग से पता नहीं लगता है, क्योंकि अकाउंटिंग तो आपको केवल मात्र अर्थमेटिक एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट के बारे में बताती है कि आपका जो कार्य है वो सही है, परंतु ये इसके बारे में नहीं बताती है कि भी आपने जो फ्रॉड किया है उसके बारे में इसका पता लगाना जो है मुश्किल कार्य है। इसलिए कहा जाता है कि लेखांकन के अंदर जो है वो कंप्लीट कंट्रोल ऑन फ्रॉड इज इम्पॉसिबल, कि संपूर्ण रूप से फ्रॉड पर नियंत्रण करना जो है एक इम्पॉसिबल कार्य है। उसके बाद बोलते हैं कि मैनिपुलेशन इन अकाउंट। अकाउंट में मैनिपुलेशन हो सकती है, खातों में गड़बड़ी हो सकती है। वो कैसी गड़बड़ी हो सकती है, ये भी एक सीमा है। खातों में गड़बड़ी कैसे हो सकती है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि बिजनेस का ओनर, यदि बिजनेस का ओनर जो चाहे अपने अकाउंटेंट से करवा सकता है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि मालिक यदि चाहे, क्योंकि उसका अकाउंटेंट तो एकदम से उसका नौकर है, वह उसके लिए काम करता है। अब वो मालिक ये बोलता है कि भाई ऐसा करो कि भी प्रॉफिट को बढ़ा दो, तो वो क्या करता है, खर्चों को कम कर देगा, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू को बढ़ा देगा, ओपनिंग स्टॉक घटा देगा, परचेज को भी घटा देगा, कुछ डेप्रिसिएशन जो है उसको भी नहीं लगाएगा या अन्य लॉसेस को नहीं दिखाएगा, जिससे कारण क्या होगा, प्रॉफिट बढ़ जाएगा। और अगर मालिक ये बोलता है कि भाई प्रॉफिट को जो है वो कम कर दे, लॉस को दिखा दे, तो वो क्या करेगा, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू को बढ़ा देगा, खर्चों को बढ़ा देगा, लॉसेस को बढ़ा देगा, डेप्रिसिएशन लगाएगा, और इन सारे खर्चों को करने के बाद उसमें, इसका मतलब क्या है, क्लियर सी इंडिकेशन है कि मैनिपुलेशन इन अकाउंट इज पॉसिबल, कि अकाउंट में मैनिपुलेशन पॉसिबल है, क्योंकि मालिक जो है वो चाह रहा है ना उसकी मर्जी के अनुसार कार्य किया जा रहा है। इसका मतलब जो अदर यूजर्स है ना उनको इग्नोर किया जाता है अकाउंटिंग में। ज्यादातर विशेष जो ध्यान रखा जाता है, सबसे ज्यादा फायदा जो है अकाउंटिंग का बिजनेसमैन को ही होता है, क्योंकि और लोगों ने इतना ज्यादा बिजनेस से कुछ लेना नहीं होता है। जो बिजनेस करता है ना, बिजनेस का ओनर होता है, उसको बिजनेस से ज्यादा मतलब है, अब वो अपने अनुसार उसको मैनिपुलेशन कर लेता है। तो इस प्रकार से मैनिपुलेशन इन अकाउंट इज आल्सो पॉसिबल जब आप जो है क्या करते हैं, अकाउंटिंग का काम करते हैं। तो इसलिए इस बात का भी विशेष ध्यान रखें कि मैनिपुलेशन जो है अकाउंटिंग के अंदर बहुत ज्यादा हो जाती है यदि आप अकाउंटिंग का काम सही प्रकार से ना करें। अगली लिमिटेशन है डज नॉट प्रोवाइड टाइमली इंफॉर्मेशन। आप सभी जानते हैं कि जो आपका मैनेजमेंट है उसको करंट इंफॉर्मेशन चाहिए। हम जो अकाउंटिंग बनाते हैं, हमारा जो ट्रेडिंग अकाउंट है, हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, हमारा बैलेंस शीट है, वो वर्ष के अंत में बनाई जाती है। सारी घटनाएं साल भर होती हैं, उन घटनाओं के घटित होने के साथ साथ क्या होता है कि हम वर्ष के अंत में ये जान पाते हैं कि व्यवसाय में प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है, हमारी बैलेंस शीट की पोजीशन क्या है, हमारी वित्तीय स्थिति क्या है। तो इसका मतलब क्या है कि वो घटनाएं घटित पास्ट में हुई और उसकी करंट इन्फॉर्मेशन हमारे को नहीं मिल पाती है। मैनेजमेंट को तो आज की डेट में बिल्कुल अप टू डेट इन्फॉर्मेशन चाहिए, क्योंकि मैनेजमेंट को जो है डे टू डे एक्टिविटीज में इन्फॉर्मेशन लेनी पड़ती है। अब वो घटना घटित हुई, उसकी इन्फॉर्मेशन आपको वर्ष के अंत में मिली, है ना जी। माल आपने 1 तारीख को बेचा था, जब आपने लास्ट में सारी सेल जोड़ी तो आपको पता लगा कि टोटल सेल इतनी हुई, और सेल के कारण आपको इतना ग्रॉस प्रॉफिट हुआ या इतना ग्रॉस लॉस हुआ या इतना नेट प्रॉफिट या इतना नेट लॉस हुआ, या आपकी एसेट और लायबिलिटी की पोजीशन क्या है, एक वर्ष के अंत में अंतिम तिथि को दर्शा रहा है। जबकि मैनेजमेंट को जो इन्फॉर्मेशन जो है डेली चाहिए। इसका मतलब क्या है कि अकाउंटिंग आपको टाइमली इन्फॉर्मेशन नहीं देती है, क्योंकि डज नॉट प्रोवाइड टाइमली इन्फॉर्मेशन। परंतु आधुनिक युग में मैं आपको बता देता हूँ कि कंप्यूटर का जमाना है और मशीनों से ये कार्य किया जाता है। तो इस प्रकार ये लिमिटेशंस जो है ना आपकी बुक्स में तो दी है, परंतु ये कहा जाता है कि इस लिमिटेशंस को काफी हद तक क्योंकि कंप्यूटर के माध्यम से जब हम कार्य करते हैं, मशीनों के माध्यम से हम काम करते हैं, तो डेली ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, टैली का एक पैकेज होता है या इंटरनेशनल अकाउंटिंग प्रोफेशनल पैकेज होते हैं, जिनके अंदर आप जब एक बटन दबाते हैं ना तो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको टका आ जाती है, सेकंडों में सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास आ जाती है। इसका मतलब है कि ये लिमिटेशंस कभी बहुत बड़ी लिमिटेशन होती थी, आज ये लिमिटेशंस को खत्म करने में भी काफी हद तक मॉडर्न युग में
टेक्नोलॉजी ने काफी हद तक तो इसको कंट्रोल कर लिया है। ये मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ, परंतु बात ये भी है कि जो आपका ये इसकी लिमिटेशंस भी है, कमी भी है। अगर मान लो फॉर एग्जांपल कोई बंदा छोटा काम करता है, छोटा बिजनेसमैन है, क्योंकि छोटे व्यापारी की भी बात करते हैं हम, तो उसके पास तो क्योंकि कंप्यूटराइज उसके पास ना सिस्टम है, वो तो मैनुअली काम कर रहा है, तो मैनुअली काम करने के बाद उसको इन्फॉर्मेशन जो है अंत में ही मिलती है। तो इसलिए ध्यान रखें कि अकाउंटिंग की एक सीमा ये भी है कि ये डज नॉट प्रोवाइड टाइमली इंफॉर्मेशन, ये आपको टाइमली इंफॉर्मेशन नहीं देता है। उसके बाद ये बोलते हैं नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन। आप सभी जानते हैं हर बिजनेस का नेचर अलग अलग होता है, हर बिजनेस की अकाउंटिंग पॉलिसी अलग अलग होती है। हर ये जरूरी नहीं है कि प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी को जो है हर बिजनेस में अपनाए, मतलब एक रूपता के सिद्धांत को हर बिजनेस अपनाए, परंतु होता क्या है कि नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन के अनुसार ये होता इसलिए है कि जब आपके पास नॉन अवेलेबिलिटी आती है कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन की, मतलब क्या है कि आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो आपकी कंपैरेटिव एनालिसिस करने में बड़ी समस्याओं का आपको सामना करना पड़ता है। क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि जब अलग अलग बिजनेस है, अलग अलग इंफॉर्मेशन उनके पास होगी और वह अलग अलग तरीके से जो अकाउंटिंग को मेंटेन करते हैं। क्योंकि जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपको ऐसे समझना आया कि मान लो फॉर एग्जाम्पल दो फर्म है, एक फर्म डेप्रिसिएशन को लगाने के लिए रिटर्न ऑन वैल्यू मेथड को अपनाती है, दूसरी फर्म डेप्रिसिएशन की विधि को लगाने के लिए स्ट्रेट लाइन मेथड को अपनाती है। अब क्या हुआ कि उन दोनों फर्मों में ना अकाउंटिंग को करने का, क्योंकि दोनों मेथड है डेप्रिसिएशन के, अब डेप्रिसिएशन का मेथड किसने क्या अडॉप्ट किया वो उस फर्म पर डिपेंड करता था। क्योंकि मैंने आपको बताया क्योंकि दोनों की विधियां अलग अलग हैं, इसलिए उनके बीच में जब तुलना करेंगे तो तुलना करने में भी कई बारी जो है जो रिजल्ट आपको प्राप्त होंगे वो गलत प्राप्त होंगे। क्योंकि हर चीज की वैल्यूएशन करने के मेथड है, स्टॉक की वैल्यूएशन करने के 10 मेथड है, गुडविल को वैल्यूएशन करने के 5 मेथड है, ठीक है जी। इस प्रकार से हर चीज की वैल्यूएशन करने के अलग अलग मेथड है। किसने कौन से मेथड को अपनाया, मेथड तो वो भी है अकाउंटिंग का, अब किस फर्म ने अपने नेचर के अनुसार किस मेथड को अपनाया, तो इसके आधार पर क्या होता है कि अगर उस फर्म से हम उस फर्म की तुलना करेंगे तो हो सकता है कि जो आपके पास नेट रिजल्ट प्राप्त हो या जो भी आप डिसीजन लें वो गलत हो सकते हैं। तो इस प्रकार से बोलते हैं कि नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन के लिए भी जो है ये जो है क्या होता है कि आपको कंपैरेटिव एनालिसिस करने में भी जो है समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। उसके बाद बोलते हैं इग्नोरिंग प्राइस लेवल चेंजेस। इग्नोरिंग प्राइस लेवल चेंजेस का मतलब ये होता है समय का परिवर्तन होता है। आप सभी जानते हैं समय हमेशा बदलता रहता है, परंतु अकाउंटिंग के अंदर अकाउंटिंग में जो आपने एक बार डाटा लिख दिया वो खुद ही समय के साथ परिवर्तित नहीं होता, बल्कि इसका मतलब क्या है कि आप अकाउंटिंग के अंदर इग्नोर किया जाता है कि मूल्य में होने वाले परिवर्तन को भी इग्नोर किया जाता है कि आप जो है मूल्य में जो परिवर्तन होगा उसको भी जो है वो जो परिवर्तन हुआ उसको जो है लेखा पुस्तकों में नहीं दिखाते हैं। मैंने जैसे आपको बताया समय के परिवर्तन के साथ साथ सब कुछ परिवर्तन होता है बिजनेस के अंदर, और जब सब कुछ परिवर्तन होता है तो अपने आप जो है जो आपकी वैल्यू लिखी है वो परिवर्तित नहीं होती है, बल्कि उसको उसी मूल्य पर जिस मूल्य पर वह दिखाया गया उसी मूल्य पर उसको दिखा देते हैं। कि जैसे आपको हिस्टोरिकल कॉस्ट का भी बताया था कि आपको रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ बिजनेस इज नॉट शोन, वो एक लिमिटेशन बताई थी, वो इसी तरह की है कि जिसमें क्या होता है कि आप करते हैं कि इग्नोर करते हैं प्राइस लेवल चेंजेस को। आपको यदि भी पता भी है, मान लो फॉर एग्जांपल आपके पास एक असेट है उसकी वैल्यू 2 लाख रुपए है, आप उसको मार्केट में बेचने जाते हैं तो वो 2,20,000 का है, तो इसका मतलब कि आपको पता है कि इस एसेट की वैल्यू 2,20,000 होगी, परंतु हम लेखा पुस्तकों में उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं कि इग्नोर करते हैं प्राइस लेवल चेंजेस को, हम बिल्कुल इग्नोर करते हैं। उसके बाद अफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग, ये लिमिटेशंस भी जो है वो एक बड़ी लिमिटेशंस है कि अफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग, ऊपरी दिखावट से प्रभावित। ऊपरी दिखावट से प्रभावित का मतलब ये होता है कि विंडो ड्रेसिंग जो है इन अकाउंटिंग इज आल्सो पॉसिबल। मैंने अभी आपको बताया कि जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि मैनिपुलेशन इन अकाउंट, तो कंप्लीट विंडो ड्रेसिंग भी एक प्रकार की ऐसी होती है कि अगर आपने चाहा, अगर बिजनेस का मालिक ये चाहता है कि भाई मेरे बिजनेस की जो है क्योंकि मैंने लोन लेना है, आज मेरे को जरूरत किस चीज की है, लोन की है, मेरे को बोरिंग करनी है, मेरे को फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेना है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है हर कोई टाटा बिरला नहीं है, हर कोई टाटा बिरला नहीं है कि किसी बैंक में आप गए और आप बैंक के पास गए और बैंक वाले ने बोला कि हाँ भाई तू तो टाटा बिरला है भाई तेरे को हम लोन दे देंगे, ऐसा हर के साथ नहीं होता। तो इफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग का मतलब ये है कि अब मालिक को क्योंकि लोन की आवश्यकता है, मालिक ये बोलेगा अकाउंटेंट को भाई प्रॉफिटेबिलिटी कंडीशन को बहुत अच्छा दिखा दे, बढ़ा दे प्रॉफिटेबिलिटी कंडीशन को, तो वो इससे क्या होगा कि आपकी प्रॉफिटेबिलिटी कंडीशन जो है वो बढ़ा देगा। वो क्या करेगा, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू को बढ़ा देगा,
खर्चे को कम कर देगा, है ना जी। इसी प्रकार से अगर असेट बोलता कि प्रॉफिटेबिलिटी कंडीशन के साथ साथ फाइनेंशियल पोजीशन को बढ़ा दे, तो फाइनेंशियल पोजीशन को बढ़ाने के लिए वह असेट का डेप्रिसिएशन नहीं लगाएगा, ठीक है जी। और ना ही वो डेप्रिसिएशन उधर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा, इससे प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ेगी और फाइनेंशियल पोजीशन भी बढ़ेगी। तो इस प्रकार से यदि विंडो ड्रेसिंग करनी हो, मतलब ऊपरी दिखावट दिखानी हो, है ना। अब बिजनेस को क्या है कि इनकम टैक्स से बचना है, तो उल्टा भी कर सकता है। क्या कर सकता है कि भाई प्रॉफिटेबिलिटी कंडीशन को घटा दे, भाई इनकम मत दिखा, इनकम टैक्स वाले आ जाएंगे, रेट डाल देंगे, हमारा सारा पैसा ले जाएंगे, हमारे ऊपर काफी जो है टैक्सेस बढ़ जाएंगे, हमें बहुत खर्चे देने कर पड़ेंगे। तो वो क्या करेगा कि भाई ऐसा कर, प्रॉफिट को घटा दे, प्रॉफिट को घटा देगा, ठीक है जी। असेट की वैल्यू को कम करने के लिए डेप्रिसिएशन लगा देगा उसमें भारी मात्रा में। तो इस प्रकार की जो लिमिटेशंस हैं, वो सारी की सारी लिमिटेशंस जो हैं वो इफेक्ट करती हैं अकाउंटिंग की। ध्यान रखें, ये लेखांकन की सीमाएं हैं, लेखांकन के अवगुण हैं। लेखांकन के अंदर बहुत सारी विशेषताएं हैं, बहुत अधिक महत्व है, जिस महत्व को यदि हम गिनाने लगे तो सुबह से शाम लग जाता है। परंतु ये सीमाएं हैं, जिन सीमाओं को भी ध्यान में रखना पड़ता है कि इनके ऊपर जो है अकाउंटिंग का कोई कंट्रोल नहीं है। ये सीमाएं हैं, इन सीमाओं को वह ध्यान में रखता है कि क्योंकि जैसे आप लोगों को बताया कि इनकम्प्लीट एंड इनएग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन का मतलब है कि हम ओनली दोस ट्रांजैक्शन विल बी रिकॉर्डेड व्हिच आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। आपको बताया कि वो अन्य बातें भी बड़ी इफेक्ट करती थी, क्योंकि जैसे कोई एम्प्लॉय बहुत अच्छा काम करता है, कोई एम्प्लॉय ईमानदार है, किसी फर्म की गुडविल बहुत अच्छी है, तो ऑटोमेटिकली ये सारी चीजें इफेक्ट करती हैं। परंतु इनका कोई मौद्रिक मूल्य ना होने के कारण इन लेखा पुस्तकों में रिकॉर्ड नहीं किया था। तो इसलिए ये कहा जाता है कि अकाउंटिंग की कुछ सीमाएं थी कि जिन सीमाओं में रहकर जो लेखांकन कार्य करता है। ये सीमाएं ध्यान रखना इस बात का, बार बार आपको ये अंत में ये भी बता देता हूं कि ये सीमाएं केवल मात्र प्लस वन के लिए ही इंपॉर्टेंट नहीं है। जब भी किसी भी अकाउंटिंग की आप बात करेंगे, जब भी किसी भी अकाउंटिंग की बात करेंगे, मैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि प्लस वन के अंदर केवल मात्र फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। अगर कॉस्ट अकाउंटिंग की बात करें तो कॉस्ट अकाउंटिंग में भी ये सारी चीजें आती हैं। अगर बात करें मैनेजमेंट अकाउंटिंग की तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में भी ये चीजें आती हैं। टैक्स अकाउंटिंग अर्थात सारे प्रकार की अकाउंटिंग ब्रांचेस में ये सारी चीजें आती हैं, ये सारी सीमाएं हैं। अगर आप प्लस टू के अंदर जब आप कंपैरेटिव एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस, फंड फ्लो, कैश फ्लो और किसी भी लिमिटेशंस को देखेंगे तो बहुत सारी ऐसी लिमिटेशंस होंगी जो बिल्कुल कॉमन ही होंगी। अर्थात ये सारी की सारी लिमिटेशंस जो हैं वो प्लस टू के 5 चैप्टरों के अंदर अगर आप लिमिटेशंस देखें कि जैसे फॉर एग्जांपल आप देखेंगे कि व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, what are the limitation of financial statement, what are the limitation of ratio analysis, what are the limitation of 10%, what are the limitation of cash flow statement। तो कुछ एक लिमिटेशंस जो है वो बिल्कुल कॉमन होंगी, जिनको आप अगर प्लस वन में याद कर लें तो आपका लंबे समय तक याद रहती है, और प्लस टू के बच्चों के लिए तो हेल्पफुल होती है। जब वो प्लस वन में उसको डेली याद कर लेते हैं तो उसको 5 चैप्टरों की जो लिमिटेशंस दी होती हैं अलग अलग, वो सारी की सारी वहां पर कवर हो जाती हैं। ठीक है जी। तो इस प्रकार से थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज लाइक सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू।